SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षा, चाहे वो आपकी 6 से 8 वाली हो या 9-10 वाली हो या आपकी 11-12 वाली हो, उसमें अंग्रेजी विषय में हम आपको 10 दिन में ग्रामर का एक स्मार्ट तरीका बताएंगे, जिससे कि 10 दिन में कैसे आप ग्रामर का अच्छे से रिवीजन कर सकें और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा एक सिद्धांत समझना होगा। सिद्धांत क्या है? सपोज दैट कि आप पेपर सेटर हैं। तो पेपर सेटर अगर जो आप हैं, तो आप क्वेश्चन कहाँ से बनाना पसंद करेंगे? और आपके सामने टारगेट है कि आपको आंसर की भी देनी है। तो सबसे पहला आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा कि जितने भी मैं क्वेश्चन बनाऊं, वो क्वेश्चन आपके कोर्ट में न जाएं, या उस जो क्वेश्चन है वो आपके फॉल्स ना निकलें। फॉल्स का मतलब जैसे एक क्वेश्चन के दो दो आंसर, तीन तीन आंसर निकल आते हैं बनाने वाले की गलती के कारण। तो इनसे बचने के लिए आप क्या करेंगे? किसी अथेंटिक बुक का आप सहारा लेंगे। तो इसमें जो है, सपोज दैट कोई भी बनाने वाला बहुत स्कॉलर है, विद्वान है, लेकिन उसकी विद्वता कहीं न कहीं उसको पेपर के थ्रू शो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में आप कितना विद्वान है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि वहाँ आपको ये बताना पड़ता है कि आपके नॉलेज का सोर्स क्या है। तो जो भी पेपर सेटर होता है, वो उनका ज़्यादातर का प्रयास यही रहता है कि वो डिटो क्वेश्चन अथेंटिक बुकों से उठाते हैं। तो जो ये मैं कड़ी स्टार्ट किया हूँ, इस कड़ी में सबसे पहले मैं रैन मार्टिन बुक लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एजे थॉमसन या मर्फी या इन सब टाइप की जो है, जो अथेंटिक बुकें हैं, मैं उनसे आपको जो है रेफरेंस देते हुए एक कम समय में आपको एक पढ़ने का तरीका बताऊंगा, जिससे जो है कम मेहनत में आपको परीक्षा में ज़्यादा सफलता मिले। तो इसमें देखिए, सबसे पहला चैप्टर में इसमें जो डील कर रहा हूँ रैन मार्टिन से है, ये सब्जेक्ट वर्ब आपका एग्रीमेंट वाला है। अच्छा, मैं इसी को क्यों डील कर रहा हूँ आप इसको समझें। बुक अथेंटिक है, तो जब कम पढ़ करके ही अगर जो मेरी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो मुझे ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या उतनी मोटी मोटी किताबें जो अनएथेंटिक जिनको बोला जाता है उनको पढ़ने की नीड क्या है? मैं अपना दिमाग उसमें क्यों खपाऊं? तो इसमें जितने रूल्स दिए गए हैं, पहले हम उन पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं किसी दूसरी बुक का जो है उठाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ आपको एक रूल समझना है, ज़्यादा रूल आपको नहीं समझने हैं, सिर्फ एक रूल समझना है। उसी रूल पे सारा आपका जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सॉल्व हो जाएगा। सपोज दैट आपके सामने ये सपोज दैट ये क्वेश्चन आपके सामने परीक्षा में आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, और इस बुक के जितने भी उदाहरण हैं सब अपने में महत्वपूर्ण ही हैं। तो ये काफ़ी बड़ा था, कंफ्यूजिंग हो सकता था, मैंने इसको लिया है। अब देखिएगा, मुझे इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे इसमें देखना है कि इसमें वर्ब कहाँ है, या वर्ब का पोर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये देख रहे हैं, वर्ब का पोर्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो इसके इधर आपका ये पूरा सब्जेक्ट का पोर्शन हो गया। कहने का मतलब सब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है। अब ये है यहाँ पे राइट है कि रॉन्ग है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो अब आप इसमें देखेंगे, जो सब्जेक्ट का इतना बड़ा पोर्शन है, इसमें कोई एक ऐसा नाउन होगा जो हेड वर्ड का काम करेगा। कहने का मतलब उसी नाउन के अकॉर्डिंग टू ये आपका डिसाइड होगा कि यहाँ पे हैज करेक्ट है या हैव आना चाहिए। कहने का मतलब वर्ब आपकी सिंगुलर आनी चाहिए या प्लूरल। तो उसके लिए पहला आपका रूल क्या है कि इसमें जितने भी नाउन आपके सब्जेक्टिव केस के हों, आप उनको फाइंड आउट कर लें, वही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन का सब्जेक्टिव केस में होना जरूरी है। तो अब देखिए, जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट किसके पास होता है? तो ऑब्जेक्ट दो ही लोगों के पास होता है, या तो ट्रांजिटिव वर्ब के पास होता है, या तो प्रीपोजिशन के पास जो है पास होता है। तो प्रीपोजिशन के पास होने का मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद, अब जैसे ये प्रीपोजिशन यहाँ आपको ऑफ मिला, इसके बाद ये टी है, और इसी टी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ आपका काफ़ी है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है कि दो इक्वल रैंक के चीज़ों को जोड़ता है। तो अगर जो ये टी ऑब्जेक्टिव केस का है, तो काफ़ी भी ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव केस का हो जाएगा। फिर देखिए, वही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मुझे मिला, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये इतना बड़ा फिर ये जोड़ रहा है।
तो कहने का मतलब अब इसमें आपका जो है टी है, काफ़ी है और ये बेवरेजेस है। ये तीन चीज़ें जो आपकी हैं ये तीनों ऑब्जेक्टिव केस की हो गई। ये एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता है। ये सच, ये भी आपका जो है सब्जेक्ट बन नहीं सकता है। सब्जेक्ट बनने की क्षमता सिर्फ नाउन या प्रोनाउन में होती है। तो ये बेवरेजेस कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में है। काफ़ी ये कट गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में है। टी ये भी कट गया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अब ये देखिए सिर्फ आपका क्या बचा? नाउन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ही इस पूरे सब्जेक्ट फ्रेज में एक ऐसा नाउन है कि जिसका केस सब्जेक्टिव है। तो ये सब्जेक्टिव है और आपको पता है कि इंट्रोडक्शन एक कॉन्सेप्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है और इसके साथ आपका क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब ही आती है। तो इस लिहाज से हेड वर्ड यहाँ पे ये है। हेड वर्ड आपका सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है और आप देखेंगे सिर्फ इसी एक फार्मूले से पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए इसी कड़ी में एक दूसरा मैं सेंटेंस लेता हूँ। अब दूसरा सेंटेंस, इसके जितने एग्जाम्पल हैं मतलब आपका भी यही प्रयास होना चाहिए कि एक बार इसके जितने एग्जाम्पल हैं सब पे एक बार आप नज़र दौड़ा लें। नज़र क्यों दौड़ा लें? क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पे करे रहेंगे उम्मीद है कि वो चीज़ आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ऑथेंटिक बुकों से ही आते हैं आपके। अब यहाँ पे आप इसको देखिए, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। आपका एक सेंटेंस है, इसमें आपका जो ये वर्ब वाज है ये सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा? सपोज दैट ये होता ही ना, परीक्षा में आपसे क्या जो है यहाँ पे आपको इस ऐसे जो है ब्लैंक दिया रहेगा और पूछा जाएगा वाज है कि वर है। तो यहाँ वाज आएगा कि वर आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो जाहिर सी बात है अब यहाँ वर्ब डालनी है तो इधर वाला पूरा आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फुल स्टॉप है तो इन्वर्जन और इन्वर्जन यहाँ पे लगने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो ये सीधा सा बन जाता है कि आपका सब्जेक्ट पोर्शन इतना बड़ा है। इस सब्जेक्ट पोर्शन में हेड वर्ड कौन सा है? मतलब जो आपका जो सब्जेक्ट बनने की जिस नाउन में क्षमता है वो नाउन कहाँ है? तो सब्जेक्ट बनने की क्षमता उसी नाउन में होगी जो सब्जेक्टिव केस में होगा। तो अब ये आप देख रहे हैं, आप प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद जो ये आपका मैंगोज आ रहा है ये आपका नाउन नाउन तो है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस का है, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। कहने का मतलब ये इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे वाज या वर ये नहीं आ सकती है। तो ये बेकाम की चीज़ है, इसको मैं काट देता हूँ। अब देख रहा हूँ इस पोर्शन में एक क्वालिटी ही एक ऐसा नाउन है। ये क्वालिटी नाउन आपका क्या है? ये सिंगुलर माना जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। तो सिंगुलर होने के कारण अब यहाँ वर्ब आपकी जो आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका वाज करेक्ट है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। सपोज दैट जैसे एक सेंटेंस मैंने ये देखा, यहाँ देखिए वर्ब है, मुझे ये साबित करना है कि ये वाज यहाँ पे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब इधर वाला पूरा पोर्शन आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट पोर्शन आप डिसाइड कर लेंगे। सब्जेक्ट पोर्शन में फिर देखेंगे कितने नाउन सब्जेक्टिव केस में हैं। अगर जो सब्जेक्टिव केस में दो नाउन हैं और दोनों नाउन आपके जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं तो वर्ब आप प्लूरल की लगा दीजिएगा। और अगर जो एक नाउन है तो एक नाउन अगर जो है तो आपका जो है और वो सिंगुलर नाउन है तो जाहिर सी बात है आप जो है वर्ब सिंगुलर की लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑफ प्रीपोजिशन मिला, हिज अफेयर्स ऑब्जेक्टिव केस का हो गया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, आप काट दो। स्टेट, स्टेट आपका एक स्टेट की बात हो रही है, ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है, ये सिंगुलर माना जाएगा। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर है, इस लिहाज से आपका पता चला कि ये करेक्ट है। चलिए दूसरा देखते हैं इसी पैटर्न पे। दूसरा आपका ये है। अब दूसरा जो आपका सेंटेंस है ये वाला, इसमें मूड आपका सब्जंक्टिव लगा है और सब्जंक्टिव मूड में सब्जेक्ट कुछ भी हो वर्ब हमेशा आपका प्लूरल ही आएगा। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता। नियमता देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन आपका इस पोर्शन में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था। ये आपका जो है मूड वाले चैप्टर में जब इसको पढ़ाया जाना था तब आपको इसको समझाया जाना था। मूड का मैं एक जो है स्पेशली सब्जेक्टिव मूड का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ इन चीज़ों पर चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ पे जब मूड आप करेंगे तो सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा। अभी जो मैं बताना चाहता हूँ उससे ये अलग की चीज़ है। अब उसी पैटर्न पे मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। इस वाले को देखिए, ये आपका इतना बड़ा सेंटेंस है, इसकी जो वर्ब है क्या इसके सब्जेक्ट से एग्रीमेंट करती है? क्या
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू है। तो अब इसमें अब जो है आप वर्ब देख रहे हैं, वर्ब आपकी यहाँ है, ये प्लूरल वर्ब है, तो जाहिर सी बात है इसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और वो सब्जेक्ट कहाँ है, हेड वर्ड कहाँ है। अब आप ये देख रहे हैं प्रीपोजिशन मिला, इसके बाद ये रिकॉग्निशन, ये नाउन कट गया, ये ऑब्जेक्टिव केस का है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक प्रीपोजिशन फिर आपको मिला, उसके बाद ये दिस फैक्ट, ये भी कट गया, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस का है, ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद ये रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, यही इस पूरे सब्जेक्ट के पोर्शन में एक ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल है। तो जब, और हेडवर्ड यही है क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में भी है, तो जब ये प्लूरल है, हेडवर्ड है, तो जाहिर सी बात है वर्ब को यही गवर्न करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं वर्ब आपकी प्लूरल की आई है, इस लिहाज से ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। यहाँ जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं करेक्ट ही हैं, लेकिन मैं जो आपको एक मेथड बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग में माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ जो है चीज़ों को, रूल नहीं रटने होंगे, आपको देखना है, और सिर्फ एक यही सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के दम पर आप देखेंगे कि पूरी सिंटैक्स मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर जो आप अपनी पढ़ाई स्टीरियोटाइप चाहते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि नहीं जितना पढ़ूं उसमें से ये मान के चलिए ज़्यादातर चीज़ें फंस जाएं, तो मेरा आपको एक व्यक्तिगत सुझाव होगा, इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं एक बार आप उन पर नज़र जरूर डालिएगा। अब देखिए पहला एग्जाम्पल ये है, आपको इसको एक बार जरूर देख लेना है। दूसरा वाला ये है, आपको इसको एक बार पूरे को जरूर देख लेना है। तीसरा आप देख रहे हैं ये वाला है। फिर चौथा आपका ये वाला है। अभी मैं पांचवे को छोड़ रखा हूँ, मैं इसको जो है सब्जेक्टिव मूड वाले चैप्टर में इसको पूरा अच्छे से बताऊंगा। फिर उसके बाद आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो ये जो आपका 109 आपका आर्टिकल है, इसके तहत आपका मैंने आपको जो है एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस, और आपके ये पांच सेंटेंस आपको ये देख लेने हैं। अब चलिए इसी चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट जो है आर्टिकल पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, वही चीज़ है, अब इसमें थोड़ा सा आपको एक्सपेंड इन्होंने चीज़ों को किया है। अब आप यहाँ पे देखें, हमको बिल्कुल रूल नहीं पढ़ने हैं। अब आप यहाँ देखें, अब यहाँ पे वर्ब आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसके इधर जाहिर सी बात है सब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे फायर और वाटर, बीच में देख रहे हैं कोई, ये पूरे सब्जेक्ट पोर्शन इतना बड़ा है, सब्जेक्ट पोर्शन में आपको दो नाउन मिल रहे हैं, और दोनों नाउन ही सब्जेक्टिव केस के हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो आया नहीं है, और एंड से जुड़ा है। एंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि दो इक्वल रैंक की चीज़ों को जोड़ेगा। अगर जो ये फायर सब्जेक्टिव केस का है तो ये भी सब्जेक्टिव केस का ही होगा, और ओबियसली ये सब्जेक्टिव केस का है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो आया नहीं है। तो एक ये सब्जेक्टिव केस का, एक ये सब्जेक्टिव केस का। अब आप देख रहे हैं कि दो नाउन अब दो हो गए। तो यहाँ पे जो हेड हैं, दो हेड कितने हैं, दो हैं, तो जाहिर सी बात है दो प्लूरल होता है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल की ही आएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं डू है, यहाँ पे आपका डज नहीं है, तो इस लिहाज से आपका ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप दूसरा सेंटेंस देखिए, ये वाला। अब यहाँ पे आपका हैव है, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट पोर्शन आपका इतना बड़ा है, सब्जेक्ट पोर्शन में हेड वर्ड कहाँ है, तो हेड वर्ड आपका नाउन ही होगा या प्रनाउन होगा। तो एक देख रहे हैं ये है, और दूसरा आपका ये है, दो नाउन है। दोनों नाउन क्या सब्जेक्टिव केस में हैं, तो हाँ दोनों नाउन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। तो जब नाउन आपके दो हैं, दोनों सब्जेक्टिव केस में, तो जाहिर सी बात है प्लूरल, तो जब ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल की, इसलिए है यहाँ पे आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लिया जाए। अब ये देखिए क्वेश्चन टाइप का इन्होंने दे रखा है। तो क्वेश्चन में आपको पता है कि ये जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, या यहाँ पे ये मेन वर्ब का जो काम कर रही है, इसमें इन्वर्जन लग जाता है। इसका रियल सब्जेक्ट क्या है, ये है, इसके बाद आता है योर फादर एंड मदर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये है, सब्जेक्ट आपका ये है, और वर्ब आपका ये है। तो इसमें आप देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, इतना बड़ा है। इसमें आप देखिए कि क्या दोनों फादर और मदर ये दोनों जो है सब्जेक्टिव केस के हैं, या जो है इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव केस का है। तो प्रीपोजिशन मुझे नहीं मिला, एंड से जुड़ा है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, इक्वल रैंक को जोड़ता है। तो ये भी सब्जेक्टिव केस का है और ये भी सब्जेक्टिव केस का है। तो सब्जेक्टिव केस के कितने नाउन हो गए, दो नाउन हो गए। तो जब सब्जेक्टिव केस के दो नाउन हैं, तो जाहिर सी बात है दो हेड हैं, तो जब दो, तो दो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आप आर का यूज़ करेंगे, इज का यूज़ नहीं करेंगे।
चलिए नेक्स्ट जो है आपका एग्जाम्पल देखा जाए। अब ये आप देखें, इन हिम वर सेंटर्ड दियर लव एंड दियर एम्बिशन। तो ये सेंटेंस आपका जो है इसका जो है इन्वर्जन करके दिया गया है। इसको या तो ऐसा वैसे लिखा नहीं जाता है, ग्रामर में ऐसा लिखने का कोई मतलब लिखना ये उतना जो है ग्रामेटिकली लिखा नहीं गया है, लेकिन क्योंकि आपकी किताब में दिखा गया है तो ये ऐसे सेंटेंस आपको ज़्यादा पोएटिक लाइन्स में मिलते हैं। अब इसमें है क्या कि हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब समय के अभाव के कारण मैं सारी चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए आप, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन नहीं सकता है। एम्फेसिस डालने के लिए राइटर या पोएट जो है इस टाइप की चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये आप देखें, प्रीपोजिशन के बाद ये हिम, ये तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं। अब आप देखें क्या वर आ गया आपका, ठीक। तो वर लिखा गया है लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन लगा है, तो अब ये जाहिर सी बात है वर है तो इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट आप देखें वर सेंटर्ड, तो ये तो आपका पूरा वर्ब का पोर्शन हो गया, ये वी हो गया। दियर एम्बिशन एंड दियर लव एंड दियर एम्बिशन, ये चीज़ है। तो आपका रियल सब्जेक्ट यही है। लव और एम्बिशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो हैं तो दो प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका जो ये वर आया है ये प्लूरल है। ये वर को गवर्न करने वाली वर्ड कौन से हैं, तो वर को गवर्न करने वाले ये आपके दो वर्ड हैं, एक लव है और एक आपका एम्बिशन है। और इस सेंटेंस को अगर जो आप और आसानी से समझना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दियर लव एंड दियर एम्बिशन वर सेंटर्ड इन हिम। ये आप ऐसे लिखेंगे। अगर जो ऐसा आप लिख देते हैं तो सेंटेंस आपने सीधा कर दिया। तो सेंटेंस जब आपने सीधा कर दिया तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अब ये चीज़ आपको सीधी सीधी लग रही है, लेकिन यहाँ ये जो इन हिम था, इन हिम को उठा के यहाँ पे पहले कर दिया गया और ये जो सब्जेक्ट था इसको वर के बाद कर दिया गया। तो ऐसा जो है ग्रामर इसका आपको जो है अलाउ नहीं करता है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसी चीज़ें जो है एम्फेसिस डालने के लिए राइटर्स हुए या पोएट्स हुए अपने जो है क्रिएशन में यूज करते हैं एम्फेसिस देने के लिए। पोएटिक लाइसेंस के थ्रू ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो हमको इसको जो है अपने अकॉर्डिंग टू समझना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। तो वही मैंने इसको यहाँ पे सीधा किया है, दियर लव एंड दियर एम्बिशन वर सेंटर्ड इन अब ये चीज़ जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे वर्ब है आपकी, इधर पूरा सब्जेक्ट का पोर्शन है। अब ये देख रहे हैं एक प्रोनाउन और ये आपका दूसरा प्रोनाउन, तो क्या दोनों प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में हैं? तो प्रोनाउन का केस पहचानना बड़ा आसान होता है। अब देखिए ही, ये भी सब्जेक्टिव केस में है, आई ये भी सब्जेक्टिव केस में है। अब दो हो गए तो दो जाहिर सी बात है प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल की ही आएगी, इसलिए यहाँ पे आपका प्लूरल करेक्ट है। अब देखिए याद करने के लिए एक बार आप समरी सबकी ले लीजिए। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि वर्ब पोर्शन इधर आपको सब्जेक्ट बड़ा या छोटा जो भी मिल जाए, एक शब्द का, दो शब्द का, 5 शब्द का, 10 का, कोई भी मिल जाए। तो पहले वाले में आपने हेड वर्ड निकाला, ठीक। हेड वर्ड आपको पहले वाले में, पहले टाइप में क्या मिला, पहले टाइप में आपको मिला कि ये वाला हेड वर्ड आपका सिंगुलर था, ठीक, या ये वाला आपका प्लूरल था। तो जब हेड वर्ड आपका प्लूरल था तो आपने प्लूरल वर्ब लगा दिया, जब सिंगुलर था तो आपने सिंगुलर वर्ब लगा दिया। फिर दूसरा आपने क्या देखा, दूसरा आपने देखा कि जैसे ये वर्ब है, इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट मिला, इतने बड़े सब्जेक्ट में आपको दो हेड वर्ड मिले। तो जब दो हेड वर्ड मिले तो जाहिर सी बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, जब दो होगा तो जाहिर सी बात है प्लूरल होगा, ये भी सब्जेक्टिव केस में, ये भी सब्जेक्टिव केस में। अब जो ये तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरा आपका ऐसा है कि जैसे इतना बड़ा आपको सेंटेंस मिला, वर्ब यहाँ है, इधर आपको दो हेड वर्ड मिले, कहने का मतलब दो नाउन मिले सब्जेक्टिव केस वाले, लेकिन ये दोनों नाउन मिलके एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपके मन में आएगा कि ये एक कॉन्सेप्ट मैं कैसे पहचानूं। तो एक कॉन्सेप्ट होता क्या है पहले आप ये समझो। इसी एक कॉन्सेप्ट को, जैसे मान लीजिए दो नाउन
या 3 नाउन मिल करके और तीनों पता चला सब्जेक्टिव केस में है, दोनों सब्जेक्टिव केस में है, एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, तो इस पूरे पैटर्न को बोला जाता है फ्रेज, कि ये एज ए एक फ्रेज वर्क करेगा। मतलब ये नाउन इस नाउन से जुड़ा होगा। तो कहने का मतलब इस नाउन का अगर जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपसे जुड़ी है तो उसका आप वहाँ पे विकल्प नहीं डाल सकते हैं, वही चीज़ रहेगी तभी वो सेट बैठेगा, नहीं दूसरा कुछ रहेगा तो उसमें वो सेट नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जैसे अब इसको आइए डायरेक्ट हम इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाते हैं जो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, और वो चीज़ आपकी बुक में यहाँ पे दी गई। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो आप लोगों के बीच में ये क्वेश्चन बड़ा चर्चा का विषय बना रहता है कि यहाँ पे वेट्स किया जाए कि वेट किया जाए। तो अब आप इसके बाद आपको समझ में आ जाए, खुद समझ में आएगा कि वेट्स करें या वेट करें, किस कंडीशन पे आप उसको वेट देख रहे हैं, किस कंडीशन पे आप उसको वेट से देख रहे हैं। अब जैसे ये इतना बड़ा पोर्शन आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये भी सब्जेक्टिव केस में है, ये भी सब्जेक्टिव केस में है, दोनों क्या एक कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, तो दोनों एक कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। मुझे कैसे पता चला, ये एक फ्रेज है, एक फ्रेज इक्विवेलेंट टू एक नाउन के होता है, वन नाउन के होता है। तो भले ही यहाँ आपको दो नाउन दिख रहे हैं लेकिन काम ये एक नाउन का कर रहे हैं। इसको आप और आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे एक कॉन्सेप्ट कब हो जाता है कब नहीं हो जाता है, ये आप कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो ये फ्रेज होता है तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये एक स्टीरियो टाइप के होते हैं। जैसे स्टीरियो टाइप का मतलब होता है जैसे एकदम जमी जमाई चीज़। तो जमी जमाई चीज़ में से अगर जो कोई चीज़ आप निकालते हैं या उसकी जगह आप सोचो कि तोड़ के दूसरा डाल दो तो एक अजीब सा आपको दिखेगा पत्थर में। वही चीज़ आप यहाँ कर लो, जैसे ये टाइम है, ये टाइड है। तो टाइम की जगह अगर जो आप कोई यहाँ दूसरा वर्ड डालते हैं, टाइम की जगह जैसे आप वॉच डाल दो, मैं इसका सिनोनिम्स डालता हूँ, वॉच एंड टाइड्स, सॉरी वॉच एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है, या इस टाइप का आपने कोई कहावत सुनी है, वॉच एंड टाइड? तो ये अजीब सा लग रहा है। तो जो अजीब सा क्यों लग रहा है, अजीब सा लग ही इसलिए रहा है कि ये स्टीरियो टाइप है और एक कॉन्सेप्ट बना रहा है। अब जैसे इसी के समतुल्य में एक दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रीसियस मेटल्स। अब यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड, आपको लगेगा यहाँ भी दो नाउन है, दोनों सब्जेक्टिव केस में है, तो ये कोई फ्रेज नहीं है। मुझे कैसे पता चला, तो सिल्वर की बजाय आप यहाँ जो है आप यहाँ पे कोई और दूसरी धातु डाल सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ डायमंड डाल दो, डायमंड एंड गोल्ड, या गोल्ड पहले कर दीजिए सिल्वर बाद में कर दीजिए, तब भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर जो आप टाइड को पहले कर दीजिए टाइम को बाद कर दीजिए तो कॉन्सेप्ट अजीब अजीब सा लगेगा। जैसे टाइड एंड टाइम वेट्स फॉर नन, अजीब सा लग रहा है। तो ये अजीब सा लग ही इसलिए रहा है कि ये इसी पैटर्न में सेट ही है, इसको आप ना इधर ले जा सकते हो ना इसको इधर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड में गोल्ड पहले कर दो आप, सिल्वर बाद में कर दो। तो जब आगे पीछे करने से या क्रम बदलने से या उसका सिनोनिम्स डालने से कोई असर ना हो, तो जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ आपस में इंटरकनेक्ट इंटरनली नहीं है। तो इंटरनली नहीं है तो वन थॉट नहीं बना रही हैं। तो जब ये सिचुएशन हो तो आप क्या कर दें, आप जो है ये प्लूरल माना जाएगा, तो वर्ब भी आपकी डेड श्योर हो जाइएगा प्लूरल की होगा। अब यहाँ टाइम एंड टाइड में आप इसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, आप इसका स्थान का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है। अब ये एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट होने के कारण एक कॉन्सेप्ट बराबर एक नाउन के। अब यहाँ एक नाउन है तो जाहिर सी बात है वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी। और अच्छा कहीं कहीं किताबों में आपको वेट भी मिलता है, कहने का मतलब वो उसको प्लूरल मानते हैं। तो आप सिंपल सा दिमाग लगाओ, क्या इन दोनों में आंतरिक कनेक्शन नहीं है? अगर जो आप प्लूरल मान रहे हैं तो मतलब आपके दिमाग में ये है कि ये दोनों इंटरनली कनेक्ट नहीं हैं। ऐसा तो बोलने का मतलब है नहीं। तो जो ये चीज़ें बोली जाती हैं वो इनफॉर्मल वे में है, वो सिर्फ बोलचाल तक ही वो चीज़ सीमित है, वो आपका परीक्षा के लिए वो उपयोगी नहीं है। परीक्षा के लिए उपयोगी आपकी यही है। परीक्षा में अगर जो ये चीज़ आती है और आपके सामने जैसे सपोज दैट ये सेंटेंस आ गया, अब वहाँ पे दिया है वेट, दूसरा ऑप्शन है वेट्स, तो आपको वेट्स को चूज करना है।
या अगर जो देता है मोर देन वन, तब आप मोर देन वन को कर सकते हैं, क्योंकि बोलचाल में वो भी चल रहा है और ये फॉर्मल वे में आपका ये भी। तो जब मोर देन वन आए तो मोर देन वन को करिएगा, दो आए तो दो में से सिर्फ आप वरीयता किसको देनी है, तो वरीयता आपको वेट्स को देनी है। लेकिन ये सिर्फ इसी के मैटर में है, ऐसा नहीं कि इसमें निकला तो सारे एग्जाम्पल में निकला। ये स्पेशली जो मैं अभी आपको बताया हूँ कि वरीयता क्रम में आपको रखना है, स्पेशली इसी सेंटेंस के लिए, क्योंकि कुछ किताबों में या कुछ डिक्शनरीज में इसको अलग अलग भी मानते हैं कि उसमें एक मानते हैं। तो अगर जो आपके पास ऑप्शन है वेट्स, तो आपको इसको वरीयता देनी है। लेकिन अगर जो इसी ऑप्शन में मोर देन वन नाम का एक ऑप्शन और जोड़ दिया जाए कि इसमें जो है क्या एक से ज़्यादा विकल्प सही हो सकते हैं, तो फिर ये सही हो जाएगा। अब इसका मतलब ये होगा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये नहीं रहता है तो फिर आप वेट्स को वरीयता देंगे, ये ऑप्शन में नहीं रहता तो फिर आप वेट को वरीयता देंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इसी सेंटेंस तक ही सीमित है। ये रूल इस पे नहीं लागू होगा। इस पे क्या, हार्स एंड कैरियज, अब ये सिंगुलर ही लेगा क्योंकि दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। कैरियज एंड हार्स करेंगे अजीब सा लगेगा सुनने में, तो ये एक चीज़ है। ब्रेड एंड बटर एक चीज़ है, ऑनर एंड ग्लोरी एक चीज़ है, राइज एंड फॉल एक चीज़ है, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड एक चीज़ है, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। अब ये और ये, इन दोनों सेंटेंस को मैं थोड़ा अभी इसको नरेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको अभी ऊपर के सेंटेंस को 1 2 3 4 5 इनको मैं समझा रहा हूँ। इनमें क्या है, दो नाउन आपको दिख रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट एक का है। दो नाउन आपका दिख रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपका इसमें एक का है। तो जब एक का है तो जाहिर सी बात है वर्ब आप सिंगुलर लगा रहे हैं। अगर जो अलग अलग का होता तो आप प्लूरल का लगाते। तो जब अलग अलग का होगा आपको पता कैसे चलेगा, तो वो इंटरचेंज हो सकता है। अब आइए जो है लास्ट के जो दो सेंटेंस में छोड़ा हूँ इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। अब इसमें नॉवेलिस्ट एंड द पोएट, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, डिटरमिनर सिर्फ एक के पहले लगा है। डिटरमिनर सिर्फ एक के पहले लगा है, इसके पहले तो डिटरमिनर लगा नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक ही आदमी है, उसमें वो आपका मित्र भी है और वही आपका बेनिफैक्टर भी है। इसमें दोनों गुण हैं। तो आदमी कितने हैं तो पता चला एक, बात कितने की हो रही है, एक की। तो जब बात एक की है, आदमी एक है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब ही आएगा। वही सिस्टम यहाँ पे भी है। नॉवेलिस्ट एंड पोएट, तो एक ही इंसान है, वो नॉवेलिस्ट भी है वो पोएट भी है। मुझे कैसे पता चला, तो ये डिटरमिनर इसके निर्धारक होते हैं। डिटरमिनर एक के पहले लगा रहेगा तो आपका जो है वर्ब सिंगुलर आ जाए। अगर जो यही द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट, यहाँ पे भी द आ जाता, माई फ्रेंड एंड माई बेनिफैक्टर, दोनों के पहले माई माई आता, तो फिर यहाँ वर्ब आप हैव की लगा देते। तो अब इसमें इन परिस्थितियों में डिटरमिनर आपके निर्धारक होते हैं कि डिटरमिनर क्या करेगा। लेकिन अब डिटरमिनर ही हर जगह नहीं करेगा। डिटरमिनर तब करता है जब इन दोनों का, ये दोनों एक आदमी हो सकते हैं तब। लेकिन अगर जो जब ये दोनों आदमी एक नहीं हो सकते हैं तो डिटरमिनर का फिर रोल खत्म हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस आप देखिए, माई मदर एंड फादर डॉट 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 गोइंग होम, या जो भी चीज़ है उसको अंडरस्टूड है। अब यहाँ आप सोचेंगे माई मदर, मदर के पहले लगा है, फादर के पहले नहीं लगा है, तो फिर यहाँ पे मैं इज लगा दूँ या वाज लगा दूं या आपका जो है हैज़ लगा दूं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि मदर और फादर कभी भी एक ही इंसान नहीं हो सकते हैं, ये अलग होंगे, ये अलग होंगे। तो यहाँ पहले से ही क्लियर है। तो जिसमें पहले से ही जेंडर के जरिए पहले से ही क्लियर है, वहाँ फिर इनको नहीं देखा जाता है। इनको वरीयता तब दी जाती है, डिटरमिनर को वरीयता तब दी जाती है जब ये दोनों एक इंसान हो सकते हैं। जब ये दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं तो तब डिटरमिनर देखा जाता है। डिटरमिनर सेकेंडरी चीज है। अब यहाँ हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फ्रेंड और बेनिफैक्टर एक इंसान हो सकता है। तो जब एक इंसान हो सकता है तो जाहिर सी बात है मन में कन्फ्यूजन आया। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ क्लू चाहिए। तो उस क्लू को पाने के लिए तब आप डिटरमिनर देखते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी ही चीज़ें डिफर हैं, अलग अलग हैं, तो फिर हम डिटरमिनर या क्लू की क्या ज़रूरत है मुझे। चलिए नेक्स्ट रूल जो है देखा जाए। अब इसमें जो है
इसके बाद वाला जो रूल आपकी बुक में दिया गया है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर्ड, जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रक्चर ही क्लियर है। अब ये पहली चीज़ विद तो आपको प्रीपोजिशन मिला, तो जो इसके बाद वाली चीज़ है तो बेकाम की हो गई, इसका कोई यूज़ नहीं है। हाउस आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी हमने सिंगुलर लगा दिया। वहीं आप यहाँ देखें, अब अगर जो ऐसा ये पहली चीज़ तो प्रीपोजिशन है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में, तो ये गैर जरूरी चीज़ है। तो जब गैर जरूरी चीज़ है तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर इसका केस कोई प्रभावी नहीं होगा। पहली चीज़ तो यहाँ प्रीपोजिशन मिल गई, तो प्रीपोजिशन मिलने के बाद ये आपका काम आसान हो गया। अब ये सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई मतलब नहीं, आपका हेड वर्ड ये है, तो जब हेड वर्ड सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर आ गया। अब इसी सेंटेंस में जैसे यहाँ पे हाउसेज होता, जहाँ हाउस है तो यहाँ हाउसेज होता, तो जाहिर सी बात है, अब ये वाज ना होता तो फिर आपका ये वर हो जाता। इससे कंटेंट्स ये प्लूरल है, ये प्लूरल देख के आप यहाँ पे अगर जो प्लूरल लगाते हैं, सपोज दैट परीक्षा में से आ गया, ये यहाँ पे ब्लैंक दे दिया गया डॉट डॉट डॉट, यहाँ आपसे पूछा गया वाज और वर, तो आप इसको देख के परेशान मत होइएगा कि ये प्लूरल सा लग रहा है तो फिर यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल भले लग रहा है लेकिन इसका केस आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव केस का सिर्फ यही है। तो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से अगर जो पढ़ा जाएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिलहाल वीडियो आपकी जो है बड़ी बन रही है, तो मैं चाहूँगा कि इसको यहीं तक इसको समेटूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल और दिखाऊंगा और प्रयास करूंगा कि कम से कम वीडियो में मैं पूरा चैप्टर आपका कवर करवा दूं कंजंक्शन तक। थैंक्स।